तो लीजिए सुनिए मालती जोशी जी की कहानी स्पर्धा। कॉलेज से लौटकर मैं सीधे बिस्तर पर लुढ़क गई। एक गिलास पानी पीने का भी हौसला नहीं रहा। सच सच ये सोशल गैदरिंग्स बिल्कुल जान निकाल देती हैं। विद्यार्थी जीवन में इन्हीं उत्सवों के लिए कितनी उमंग होती थी, उत्साह होता था। अब तो बस सिर दर्द लगता है। उम्र के साथ कार्य क्षमता कम होती जाती है और जिम्मेदारियां बढ़ने लगती हैं। गैदरिंग के दिनों में तो लगता है कि दिन 48 घंटों का क्यों ना हुआ। महीने भर पहले से मेरी नींद उड़ जाती है। पुरस्कार वितरण के साथ आज आखिरी कार्यक्रम समाप्त हुआ तो ऐसे लग रहा था जैसे बेटी की शादी निर्विघ्न समाप्त हो गई हो और बारात खुशी खुशी विदा हो गई हो। खर्च का हिसाब तो बाद में होता ही रहेगा, पर अभी तो बस आराम से सोना है। पर आराम से सोना मेरे नसीब में नहीं था कि तभी फोन की घंटी बज उठी। झक मारकर उठना ही पड़ा। हेलो, मैंने मरियल सी आवाज में कहा। कौन, बहन जी बोल रही हैं? उधर से आवाज आई। जी, आप कौन? जी, मैं आपका समधी बोल रहा हूँ। मैं चकित थी। ये बहन जी तक तो ठीक था, पर समधी? जी, मैं नागपुर से त्रिलोचन शर्मा बोल रहा हूँ। अब तो पहचाना? जी माफ़ कीजिए, एकदम से आवाज़ नहीं पहचान पाई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी तो शुरुआत है। अब तो इस नाचीज की आवाज़ आपको इतनी बार सुननी पड़ेगी कि आदत हो जाएगी। भाई साहब कहाँ हैं? वे तो इस समय क्लब में होते हैं। कोई बात नहीं, बाद में बात कर लूँगा। सगाई की डेट के बारे में पूछना था। मैंने उन्हें आगे और कुछ बोलने का अवसर ही नहीं दिया। शिष्टाचार को ताक पर रखकर रिसीवर क्रेडल पर जोर से पटक दिया। बहन जी, समधी, सगाई, मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। या तो इस आदमी का दिमाग चल गया है या मेरे कान बज रहे हैं। अभी 15 दिन पहले ये सज्जन अपनी पत्नी और सुकन्या के साथ पधारे थे। उसी समय कोई 4-5 और भी लोग अपनी अपनी कन्याओं सहित हमारे यहाँ पधारे थे। मेरे दिमाग में तो सब कुछ इतना गड़बड़ हो गया कि किसी की शक्ल भी ठीक से याद नहीं रही। मनोज तो एकदम बौखला गया था। मम्मी, ये क्या आपने हार्ट सी लगा रखी है? मैं हफ्ता भर यहाँ रिलैक्स होने आया हूँ, तो आपने मुझे इन अजनबियों के बीच शोपीस बनाकर छोड़ दिया। इट इज़ सो डिस्गस्टिंग। तो क्या करे बेटा, तुम ही बताओ। तुम इतनी दूर वहाँ कोचीन में बैठे हो, यहाँ लड़की वाले हमें घेरे रहते हैं। उन्हें क्या जवाब दे बताओ तो? आखिर फाइनल डिसीजन तो तुम्हें ही लेना है। पूरी छुट्टी वह मुंह फुलाए ही रहा। उसे यह प्रदर्शन बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा था, पर कोई और विकल्प भी नहीं था। बड़ी मुश्किल से उसे मना पाई थी और अपना निर्णय बाद में बताने को ही कहकर वह लौट गया था। और नागपुर वाले सज्जन एकदम सगाई की ही तारीख पूछ रहे हैं। रात को खाना खाते समय मैंने इनसे कहा, नागपुर वाले त्रिलोचन शर्मा जी का फ़ोन आया था। क्या कह रहे थे? मुझे तो ये आदमी ज़रा खिसका हुआ लगता है। ऐसा मत कहो यार, वे हमारे समधी होने जा रहे हैं। वे हमारे समधी कैसे हो गए? हुए नहीं, होने जा रहे हैं। आपके बेटे ने उनकी बेटी के हक में अपना फैसला सुना दिया। मेरा कौर हाथ ही में रह गया। मैं मुंह बाए इन्हें देखती रही। इस तरह आंखें फाड़कर क्या देख रही हो? क्या कोई अनहोनी हो गई या तुम्हें लड़की पसंद नहीं? मनोज का फ़ोन आया था? हाँ, कल रात को आया था। तो मुझे बता तो सकते थे आप। तुम अपने कल्चरल प्रोग्राम में व्यस्त थी। ठीक है, वे मेरी नौकरी का एक हिस्सा है, पर देर सवेरे तो घर पे लौटती हूँ। सॉरी यार, तुम इतनी देर से लौटी थी कि बात दिमाग से ही उतर गई। फिर सुबह तो ऐसी भागम भाग रहती है कि इतनी बड़ी बात मुझे बताना भूल गए। पर नागपुर वालों को इंटीमेट करना याद रहा? क्या उसके लिए भी मेरा इंतजार नहीं कर सकते थे? क्या मेरा इतना भी हक नहीं कि यह बात मुझे लड़की वालों से पहले मालूम हो? अरे सॉरी कह तो चुका हूँ यार, और क्या करूँ? दरअसल मैं बहुत खुश था और घर में मेरी खुशी शेयर करने वाला कोई था नहीं। मैंने सोचा चलो जी, शर्मा जी के यहाँ कोई यह खुशखबरी सुना देते हैं। वैसे भी यह तो तय था कि अंतिम निर्णय मनोज का ही होगा। उसका ओके सिग्नल मिल गया, बात खत्म। इसके बाद तो वहाँ बैठना मेरे लिए दुभर हो गया। लगा कि किसी भी क्षण में रो पड़ूंगी, और मैं इस शख्स के सामने रोना नहीं चाहती थी। खाना अधबीच में छोड़कर ही मैं उठाई। मैं अपने को बेहद उपेक्षित और अपमानित अनुभव कर रही थी। मुश्किल तो यह थी कि सामने वाले को मेरी पीड़ा का जरा भी एहसास नहीं था। उससे कुछ भूल हुई है, और अगर हुई भी हो तो उसके हिसाब से सॉरी कहते ही सारे पाप धुल जाते हैं। वैसे आज मुझे खुश होना चाहिए था। 28 साल का लड़का बड़ी मुश्किल से शादी के लिए राजी हुआ था। दिल से एक बोझ हट गया। नीरजा को भी स्वदेश बुलाने का एक बहाना मिल गया था और मुझे सचमुच खुश होना चाहिए था। पर खुशी
कुछ ऐसे गलत ढंग से मेरी जिंदगी में दाखिल हुई थी कि मैं उसका ठीक से स्वागत भी ना कर सकी। 2-3 दिन मैं यूं ही अनमनी बनी रही। कई बार मनोज को फ़ोन करने का मन हुआ पर जब्त कर गई। ऐसे में नीरजा बहुत याद आई। सयानी लड़की माँ के लिए सहेली की तरह होती है। मन का दुख उसे सुनाकर कहा जा सकता है। लड़के के साथ वह बात नहीं होती। 2-4 दिन बाद मनोज का ही फ़ोन आया। छूटते ही बोला, क्या बात है मम्मा, यू आर नॉट हैप्पी? नहीं तो, किसने कहा? डैडी बता रहे थे। ओ आई सी। और नेहा भी कह रही थी। नेहा? कौन नेहा? कमान मामा, अपनी होने वाली बहू का नाम तो याद कर लो। सॉरी बेटे, अभी सब कुछ नया नया है ना, इसलिए। नेहा तुम्हें कहाँ मिली थी? मिलेगी कहाँ से? उसके पापा ने सुबह फ़ोन पर उससे बात करवाई थी। यह हुई ना बात। शर्मा जी तो बड़े चलते पुरजे आदमी हैं, जरा भी समय गंवाना नहीं चाहते, हर तरह से ठोक बजाकर शादी पक्की कर लेना चाहते हैं। हाँ, तो बेटा नेहा क्या कह रही थी? यही कि उसके पापा ने जब आपसे फ़ोन पर बात की तो आप बड़ी स्टिफ लगी। कारण जानना चाहोगे? उस समय तक तो मुझे इस बात का जरा भी इल्म ही नहीं था कि नेहा इस घर की बहू बनने जा रही है। मैं स्टिफ नहीं थी, दरअसल मैं भौचक्की रह गई थी। क्या बात करती हो? डैडी ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? नहीं, वे भूल गए थे हमेशा की तरह, और मुझे ब्लैकलिस्ट करने का कोई भी मौका तो वे छोड़ते नहीं। सो ही इज़ गेमिंग अगेन? कोई बात नहीं, मैं नेहा को समझा दूंगा। अब यह बेवकूफ़ी मत करना। जो कुछ भी जानना समझना है शादी के बाद वह खुद समझ जाएगी। और अभी से क्यों बताते हो? इस घर में मेरी हैसियत क्या है? मनोज ने बिल्कुल सही शब्दों का इस्तेमाल किया था। ही इज़ एट हिज गेम अगेन। पिता के इस खेल को बचपन से ही देखता चला है। जब छोटा था इसके मर्म को नहीं समझता था, और अब तो वह समझदार हो गया है। बच्चे जब छोटे थे ननिहाल जाने को उत्सुक रहते। मुझे भी माँ से, भाई बहनों से मिलने की ललक रहती। लंबा चौड़ा परिवार था। छुट्टियों में एक आध शादी तो निकल ही आती और उसमें शरीक होने का चाव रहता। मैं आतुरता से सामान बांध रही होती और ननद रानी का तांगा दरवाजे पर रुकता। पता चलता बड़े भाई ने बड़े मनुहार से उन्हें बुलाया है। फिर वे एहसान जताकर कहते, भाई तुम्हें जाना हो तो आओ, शकुन अपने ही घर आई है, आराम से रह लेगी। छुट्टियों में ही तो उसका निकलना होता है। फिर या तो मेरा जाना मुलतवी हो जाता या कोई ज़रूरी शादी होती तो निपटा कर मैं लौट आती, पर मूड उखड़ा ही रहता। फिर ढेर सारा सामान बटोर कर जाते हुए ननद रानी कहती, भैया जी, भाभी का मन ना हुआ करे तो हमें मत बुलाया करो। इतनी दूर से इतना खर्च करके हम आते हैं, किसी का सूजा हुआ मुंह देखते हैं तो बुरा लगता है। छुट्टियां तो मेरी भी गिनी चुनी होती। कितनी बार कहा कि हम लोग प्लानिंग करके तालमेल बिठाकर शकुन को बुलाया करेंगे। हर साल का यह नाटक अच्छा नहीं लगता, पर मेरी सलाह लेना या मुझसे पूछकर प्रोग्राम तय करना तो इनकी शान के खिलाफ था। कई बार ऐसा हुआ कि मैं कापियों के बंडल लेकर घर लौटी और पता चला कि इनके 3-4 दोस्त खाने पर आमंत्रित हैं। झक मारकर रसोई में घुसना पड़ता। फिर खाना खाते समय इनका क्षमा याचना का दौर शुरू हो गया। माफ़ करना यार, कुछ खास नहीं बन पाया। दरअसल उमा के कॉलेज में एग्ज़ाम चल रहे हैं। शी इज़ सो बिजी यू नो। मेहमान बेचारे संकोच से भर उठते और मैं शर्म से गड़ जाती। खाने का स्वाद चौपट हो जाता और मेरी 3 घंटे की मेहनत मिट्टी हो जाती। एक बार माँ की बीमारी का तार आया तो ये मुझे बताए बिना नासिक पहुँच गए। वहाँ जाकर बताया कि नीरजा की पीएमटी की तैयारी चल रही है। इस समय उमा का घर से निकलना मुश्किल है। तब भैया ने मुझे डांट कर चिट्ठी लिखी कि नीरजा तो अगले साल भी पीएमटी दे सकती है, पर तुम तो माँ को दोबारा नहीं देख पाओगी। चिट्ठी मिलते ही मैं भागी गई। अच्छा हुआ कि 2 दिन पहले पहुँच गई, नहीं तो जिंदगी भर मलाल रह जाता। भाभी मुझे सुनाकर कहती ही फिर रही थी कि बच्चे तो सबके पढ़ते हैं, पर ऐसी अनोखी पढ़ाई कभी नहीं देखी कि मरती हुई माँ का मुंह देखने की भी फुर्सत नहीं। इससे तो हमारे जमाई बाबू ही अच्छे, बेचारे खबर मिलते ही दौड़े चले हैं। अब इनकी कारगुजारी का मैं बखान करती भी तो विश्वास नहीं कोई करता। अगर किसी नौकर की बदतमीजी से तंग आकर मैं उसे निकाल देती तो ये दूसरे ही दिन पुचकार कर उसे ले आते और कहते, आजकल अच्छे नौकर मिलते कहाँ हैं, तुम तो एकदम भड़क जाती हो, जरा जब्त करना सीखो। फिर वह नौकर जब तक रहता मुझसे अकड़ कर रहता। किसी दिन साहब बहादुर को स्वयं उसकी बदतमीजी झेलनी पड़ती, तब उसकी छुट्टी हो जाती। वैसे भी मेरे भृत्यगणों की आम राय यही रही कि साहब देवता आदमी और बाई साहब बहुत तेज है। एक जमाना था जब बच्चों की नज़रों में भी मेरी छवि खलनायिका की सी थी। डैडी दुनिया के बेस्ट फादर थे। मैं धूप में खेलने के लिए मना करती तो इन्हें शहर से बाहर कोई पार्क याद आ जाता। फौरन बच्चों को लेकर निकल पड़ते। फिर खूब चाट, कोल्ड ड्रिंक खाई और पी जाती।
फिर बच्चे अगर रात रात भर खांसते तो जागरण तो मुझे करना पड़ता। ऊपर से मुझे कहते, तुम्हारी एक्स्ट्रा केयर ने ही इन्हें इस तरह नाजुक बना दिया। मैं इन्हें रफ टफ बनाना चाहता हूँ। मैं बच्चों को समय से सोने के लिए भेजती तो ये कमरे में जाकर किस्से कहानियाँ सुनाने लगते या फिर कैरम लेकर बैठ जाते। कहते, ये घर है भाई, तुम तो हॉस्टल की तरह पाबंदियाँ लगा देती हो। फिर अगली सुबह ये तो चैन से खर्राटे भरते होते और मैं बच्चों को जगाकर समय से तैयार करते हुए मुझे रोना आ जाता। जब तक बच्चों की परीक्षा समाप्त नहीं हो जाती मैं फ्रिज में पानी की बोतल नहीं रखती थी, पर ये रोज़ शाम बच्चों को आइसक्रीम खिलाते। पेपर्स के बीच में अगर 2 दिन का भी गैप होता तो पिक्चर दिखाने ले जाते। कहते, रात रात भर पढ़ते पढ़ते बोर हो गए हैं बेचारे, थोड़ा सा तो रिलैक्सेशन चाहिए कि नहीं। बाहर कमरे में सिनेमा की दर्जनों रंगीन पत्रिकाएं पड़ी रहती। मैं कहती, आपको अच्छी लगती है तो शौक से पढ़ी, पर बच्चों की पहुंच से तो दूर रखिए। फौरन मुझे डपट देते। कहते, घर में अपनी मास्टरी मत चलाओ, आजकल के बच्चों को सब कुछ जानना चाहिए, नहीं तो दोस्तों के बीच पौड़म नजर आएंगे। उनका तो आज भी दावा है कि मेरी ट्रेनिंग थी जो तुम्हारे बच्चे इतने स्मार्ट निकल आए, नहीं तो किताबी कीड़े बनकर रह जाते। यह तो मेरा भाग्य अच्छा था कि समय रहते बच्चों को खुद अकल आ गई। कक्षा में लगातार 2 साल तक रैंक खिसकती चली गई तो मनोज को होश आया। 10वीं में तो उसने पढ़ाई में दिन रात एक कर दिया। यही नहीं, उसने नीरजा को भी डांट डपट कर पढ़ाना शुरू कर दिया। शुरू शुरू में तो वह मुंह फुलाई रही, पर बड़े भाई की धौंस के आगे उसे झुकना ही पड़ा। समझ गई कि डैडी का प्रताप माँ के राज्य में ही चल सकता है, भाई के यहाँ उसकी पहुँच नहीं। बच्चे जब से दूर चले गए इनका यह खेल बंद सा था। अब शादी के अध्याय के साथ इनकी चेतना ने फिर करवट ली। तो फिर सगाई के लिए कौन सी तारीख ठीक रहेगी? मुझसे क्या पूछ रहे हो? जो ठीक समझो रख लो। अजीब मुसीबत है, अगर कुछ पूछता नहीं हो तो पिनक जाती हो, अब पूछ रहा हूँ तो ताव खा रही हो। जब कहने सुनने वाली बात होती है तब तो मेरी याद आती नहीं, अब नाटक कर रहे हो। उसके लिए माफ़ी मांग तो चुका हूँ देवी जी, अब क्या फांसी दे दोगी? तब से एक ही बात को घिस रही हो। कुछ आगे भी तय करना है या नहीं? तो कर लीजिए ना, आप और आपके विद्वान समधी दोनों मिलकर तय कर लीजिए। तुम्हारी भी तो सहूलियत देखनी पड़ेगी। 26 साल की नौकरी है मेरी, जिस दिन कहेंगे चल निकलूंगी। उनका चेहरा इतना सा निकल आया। 2-3 दिन इसी तरह मुंह लटकाए घूमते रहे। मुझे मनाने के बहाने खोजते रहे, पर मैं पसीजी नहीं। हार मानकर खुद ही यहाँ वहाँ फ़ोन करते रहे। हफ्ते भर बाद में कुछ नॉर्मल हो पाई। अपमान का दंश तो खैर अब भी ताज़ा था, पर सोचा बेटे की खुशी में वह बाधक क्यों बने। हम दोनों तो ज़िंदगी भर इसी तरह जूझते रहने के लिए अभिशप्त हैं, पर बेटे के तो सारे काम हंसी खुशी होने चाहिए। एक दिन मैंने ही सहज भाव से पूछ लिया, तो फिर कौन सी तारीख तय की है? 26। इसका मतलब है अब केवल 10 दिन रह गए हैं। रिजर्वेशन हो गए हैं? हाँ। बाकी की तैयारी भी तो करनी है। कैसी तैयारी? क्यों गोद भरने के खाली हाथ जाएंगे? साड़ी अंगूठी अब तो सब तो लेना होगा। उसका भी इंतजाम हो गया है। मैंने शर्मा जी से कह दिया कि नाप से अंगूठी बनवा ले, साड़ी भी उसकी पसंद से खरीद लें, आखिर पहननी तो उसे ही है। अपनी पसंद के कपड़े तो वह जिंदगी भर पहनेगी, हमारी पसंद के पहनने का यही तो 2-4 मौके होते हैं। तो मैं क्या करूं? तुम तो इतनी डिसइंटरेस्टेड लग रही थी कि मैंने यही ठीक समझा। मैं इंटरेस्टेड हूं या नहीं है तो ईश्वर जानता है, पर आपने प्रचार तो खूब करके रखा है। परसों भैया भी मुझे फ़ोन पर ही पूछ रहे थे, क्या लड़की तुम्हें पसंद नहीं है? भैया को तो खैर मैं समझा सकती हूँ, पर यही बात यहाँ वहाँ होते हुए लड़की के कान में पड़ गई तो उसके मन में तो गांठ पड़ जाएगी ना। उसके मन में पड़े ना पड़े, पर तुम्हारे मन में तो पड़ गई है ना। इन्होंने कहा, ठीक ही तो कह रहा हूँ। तब से उसको लड़की लड़की कही जा रही हो। बहू ना कहना चाहो तो ना सही, पर 2 अक्षर का छोटा सा तो नाम है उसका, क्या वह भी नहीं ले सकती? अपने आप में यह कोई तर्क नहीं था। मैंने अब तक इनके मुंह से भी नेहा का नाम नहीं सुना था, पर जिस ढंग से इन्होंने यह बात उठाई थी वह ढंग जोरदार था। मैं भीतर ही कांप गई। कहीं इन्होंने मनोज के सामने भी तो यही बात कह दी तो मैं कब तक उसको सफाई देती रहूंगी। मनोज तो खैर अपना बेटा है, पर कल बहू के सामने भी इसी तरह का कोई नाटक हुआ तो बहू तो पहले ही दिन से तलवार खींचकर खड़ी हो जाएगी। स्टेशन पर हमें रिसीव करने वालों में मनोज भी था। तुम यहाँ कैसे? इन लोगों ने रिंग सेरेमनी जैसा कुछ रखा है ना। फिर एकाएक रुककर बोला, क्या डैडी ने आपको यह भी नहीं बताया? मैं मुस्कुराकर रह गई। यह तो अच्छा हुआ कि मनोज के डैडी उस समय समधी से गले मिलने में व्यस्त थे, नहीं तो इतने लोगों के सामने कह बैठते तुम्हारी माँ खास इंटरेस्टेड नहीं थी, इसलिए मैंने नहीं बताया। और मुझे सचमुच इस रिंग सेरेमनी के बारे में कुछ पता ही नहीं था।
मैं तो यही समझ रही थी कि हम लोग बहू की गोद भरने जा रहे हैं। शर्मा जी भी इन दिनों मुझसे बात करते कतराते थे। अगर संयोग से फ़ोन पर मैं ही हुई तो दुआ सलाम के बाद कहते, प्लीज़ ज़रा भाई साहब से बात करवा दीजिए। हम लोगों को होटल पर छोड़कर शर्मा जी थोड़ी देर को घर चले गए थे। हम लोग नहा धोकर तैयार हुए तो वे हालचाल पूछने आ गए। मैंने अतिरिक्त उत्साह दर्शाते हुए कहा, तो सुनाइए शर्मा जी, आज का कार्यक्रम क्या है? कार्यक्रम तो वही है बहन जी जो मैंने फ़ोन पर बताया था। गोद भरने का मुहूर्त 4 बजे का निकला है। उस समय सिर्फ घर ही घर के लोग होंगे और शाम को मेहमानों की उपस्थिति में रिंग सेरेमनी होगी और फिर डिनर। दोनों की अंगूठियां बन गई हैं, मैं लाना भूल गया। कोई बात नहीं, शाम को देख लेंगे शर्मा जी। अभी महाराष्ट्र एक्सप्रेस से मेरे भाई आने वाले हैं। स्टेशन पर जाने की व्यवस्था हो सकेगी? जी हाँ, मैं खुद जा रहा हूँ, मुझे खबर मिल गई थी। पर दिक्कत यह है कि मैं उन्हें पहचानता नहीं। भाई साहब साथ चले चलते तो अच्छा रहता। दूल्हे राजा को तो आज के दिन स्पेयर करना ही पड़ेगा। मैं तैयार ही हूँ, इन्होंने कहा। आप जरा ट्रेन का टाइम पता कर लें। जी अभी फ़ोन करके आता हूँ। शर्मा जी के बाहर जाते ही ये मुझ पर बरस पड़े। लगे हाथ साड़ी का भी पूछ लेती ना, इसमें पूछना क्या है? जब आपने कहा तो उन्होंने व्यवस्था ही की होगी, नहीं तो हम कर लेंगे। कर कैसे लेंगे, पहले तो पता नहीं होना चाहिए कि नहीं। तभी मनोज नहा धोकर कमरे में दाखिल हुआ। उसका चेहरा खिले गुलाब सा लग रहा था। कहाँ तो शादी से इनकार कर रहा था और बात पक्की होते ही चेहरे पर कैसी रौनक आ गई। अरे वाह, आप लोग तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं। हाँ डैडी मामा जी को लेने स्टेशन जा रहे हैं। अरे यह काम मनोज को ही सौंप दो ना। कौन सा काम? अरे यही साड़ी वाड़ी का, नेहा से बात करके पता कर लेगा। खबरदार, मनोज किसी से कुछ नहीं पूछेगा, इस घर का दामाद है वह। और नेहा से करने के लिए क्या यही बात रह गई है? व्हाट इज़ द प्रॉब्लम मम्मा? कुछ नहीं बेटे, इन्होंने शर्मा जी से कहा था साड़ी और अंगूठी आप खरीद ले। अब कहा है कि तो विश्वास करना चाहिए कि नहीं? क्या साड़ी और अंगूठी ज़रूरी है? हाँ ज़रूरी तो है ही बेटा, बहू की गोद क्या खाली हाथ भरी जाएगी? अगर इतना ज़रूरी था तो आप खुद लेकर आते, दूसरों के भरोसे में रहने का क्या तुक? यह तो तुम अपने डैडी से पूछो ना। तुम्हारी माँ जरा भी इंटरेस्ट नहीं ले रही थी, सब कुछ मुझे ही करना था, जो मैंने ठीक समझा कर लिया। तो अब परेशान क्यों हो रहे हैं? जैसा होगा देखा जाएगा। अंगूठी तो सेरेमनी के लिए बुक हो ही गई है। साड़ी मिल गई तो ठीक है, वरना फल फूल मिठाई तो है ही, ना होगा तो कुछ रुपए रख देंगे। मैंने देखा पल भर पहले गुलाब की तरह खिला मनोज का चेहरा एकदम कुमला गया। बेचारा लड़का टेंशन में आ गया था। शर्मा जी काफ़ी देर बाद लौटे। वे नाश्ता भी लगवा कर लाए थे, शाही सरंजाम था। पर मनोज केवल मुंह झूठा कर रह गया। ससुर के लाख इसरार के बावजूद उसने चाय और टोस्ट के अलावा कुछ नहीं लिया। वे लोग जब स्टेशन चले गए तो मैंने कहा, इतना टेंशन क्यों कर रहे हो बेटा? तुमने नाश्ता भी ठीक से नहीं किया। आप लोग हमेशा ऐसी ही तो गड़बड़ करते रहते हैं। गड़बड़ मैंने नहीं की, हमेशा की तरह तुम्हारे पापा ने ही की है। पर अब भत तो सबकी ही उड़ेगी ना, पहले ही दिन अच्छी खासी फजीहत हो जाएगी। तुमने क्या अपनी माँ को इतना बेवकूफ़ समझा है? इधर देखो। मैंने अपना सूटकेस खोलकर सारा सामान उसके सामने रख दिया। मैजेंडा रंग की तारकशी वाली साड़ी थी, उसका उससे मैच करता कार्डिगन जो मैंने सहेलियों की मदद से कुल 10 दिन में बुना था, और एक जोड़ी जड़ाऊ झुमके थे जिन्हें देखते ही मनोज की आंखें चुंधिया गई। जानते हो ये कब खरीदे थे? जब नीरजा का सेट बनवाया था तभी दुकान पर देखे थे। पसंद आए तो फ़ौरन खरीद लिए। सोच लिया था तेरी बहू को सगाई पर यही पहनाऊंगी। तो क्या आप तब से प्लान किए बैठी थी? और क्या, तुम क्या सोचते हो मुझे क्या तुम्हारी शादी का चाव नहीं है? बस मुझे उनकी तरह ढिंढोरा पीटना नहीं आता, इसलिए उन्हें मुझे बदनाम करने का बहाना मिल जाता है। पता नहीं डैडी ऐसा क्यों करते हैं, उन्हें क्या मिल जाता है? बेटे, जिनका अपना कोई वसीला नहीं होता वे इसी तरह दूसरों के घर में, दूसरों के दिल में जगह बनाते हैं। दिन भर बार रूम में बैठकर गप्पे मारने से या शाम को क्लब में जाकर डींगे हाँकने से कोई इमेज थोड़ी ही बनती है। इसलिए फिर अपने कॉम्प्लेक्स को दबाने का यही एक तरीका रह जाता है कि साथ वाले को नीचा दिखाया जाए। उनका पुरुषार्थ तो केवल इतना ही है। बाकी घर तो तुम जानते हो, मैंने अपने बलबूते पर ही चलाया है। पर लोग इस सत्य को जान लें इससे पहले वे मेरी छवि ही धूमिल कर देते हैं। जिंदगी भर यही करते रहते हैं। अब उन्होंने समधी जी को भी साधना शुरू किया है। कल को नेहा पर भी यह नुस्खा आजमाएंगे। नहीं, मैं नेहा को समझा दूंगा। तुम क्या समझाओगे? तुमसे पहले वे बाजी मार ले जाएंगे, देखना। शर्मा जी ने कहा था कि वे घर ही घर के लोग होंगे, पर उनका हॉल खचाखच भरा हुआ था। शायद सारे स्थानीय रिश्तेदार आमंत्रित थे, कुछ नेहा की सहेलियां भी थी। अंगूरी रंग की तन्वई पहने जब नेहा बाहर आई तो सबकी नजरें उसी पर टिक गई। सुबह में मनोज को देखकर चकित थी।
अब लगा शादी तय होते ही लड़कियों के रूप पर भी निखार आ जाता है। शाम को हमारी बहू की नज़र जरूर उतार दीजिएगा, मैंने मिसेस शर्मा से कहा। वे एकदम प्रसन्न हो गई। बोली, आपको साड़ी पसंद आई? पता है मैं बहुत डर रही थी कि अपनी पसंद से साड़ी खरीदने का पहला ही मौका था ना। हमें उसकी पसंद पर पूरा भरोसा है, उसकी चॉइस बहुत अच्छी है, तभी तो उसने हमारे बेटे को पसंद किया है। अब वह आपका बेटा कहाँ रहा? वह तो हमारा हो गया, हमने बेटी देकर बेटा लिया है, घाटे में तो आप रही हैं। आमंत्रित जन हम दोनों की हंसी ठिठोली का आनंद ले रहे थे, पर इधर श्रीमान जी का चेहरा एकदम सूख गया। फुसफुसाकर बोले, क्या ये वही साड़ी है? लगता तो ऐसा ही है। अब क्या, बाकी सामान तो है। उधर पंडित जी ने दनादन श्लोक पढ़ना चालू कर दिया। बहू का अक्षत रोली से टीका करवाने के बाद कन्या को जो भी वस्त्र आभूषण पहनाने हो ले आइए। इन्होंने तुरंत ही पैतरा बदला। भाई ये तो लेडीज़ डिपार्टमेंट है, हमारी श्रीमती जी को बुलाइए। मैंने भैया को इशारा किया। उन्होंने फौरन 4-5 थाल आगे सरका दिए। एक में फल फूल थे, एक में मिठाइयाँ, एक में मेवे, एक थाल में साड़ी ब्लाउज और एक में कार्डिगन तथा झुमके, और एक में नेहा के भाई बहनों के लिए कपड़े थे जिसका इन्हें इल्म भी नहीं था। ये भौचक्के होकर देखते रह गए। बहन जी, चॉइस तो आपकी भी बुरी नहीं है, साड़ी को उलट पुलट करते हुए मिसेस शर्मा ने कहा। चॉइस अच्छी है तभी तो आपकी बिटिया को बहू बना रहे हैं। मैंने एक तरह से हिसाब बराबर ही कर दिया। थोड़ी देर पहले अपने बेटे की तारीफ की थी, अब उनकी बिटिया की भी तारीफ तो लाजमी थी। नेहा से कहिए कि शाम को ये साड़ी पहनेगी। वाह नेहा, तेरी तो चांदी हो गई, एक दिन में 2-2 साड़ियाँ। आप एक ही दिन में 2-2 फंक्शन भी तो कर रहे हैं। और शाम का फंक्शन बहुत जोरदार रहा। शर्मा जी ने काफ़ी लोगों को बुला लिया था। वीडियो वाले तो दोपहर से लगे ही हुए थे, खाने का इंतजाम भी अच्छा था। लोग नए जोड़े की तारीफ कर रहे थे, सुनकर मेरा मन पुलकित हो रहा था। कार्यक्रम के बाद दोनों आशीर्वाद लेने आए। जैसे ही नेहा इनके चरणों पर झुकी, ये बोले, पहले अपनी सास को प्रणाम करो, चाहो तो हमारे हिस्से का प्रणाम भी उन्हें ही निवेदित कर दो। इन्हें खुश रखना ज़्यादा ज़रूरी है, एंड यू नो इट इज़ अ टफ जॉब, शी इज़ अ हार्ड टास्क मास्टर। अनायास ही मेरी और मनोज की नज़रें टकराई। हम दोनों की आंखों में एक ही भाव था, डैडी शुरू हो गए। मैं उनकी पीड़ा समझ रही थी। शाम से जो मुझ पर प्रशंसा की बौछार हो रही थी, लड़के की माँ के रूप में मुझे अतिरिक्त मान सम्मान भी मिल रहा था। शर्मा दंपत्ति मेरे आगे तो बिछे जा रहे थे, और यह उनसे सहन नहीं हुआ होगा, इसलिए वे जनमत को मेरे खिलाफ करना चाह रहे थे। पर इसकी शुरुआत वे नेहा से ही करें, यह मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा, क्यों नाहक उसे डरा रहे हो? मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, अपने बच्चों के लिए हूँ, पराई लड़की पर रौब नहीं डालूंगी। बहन जी, अब वह पराई कहाँ है? शर्मा जी बोले, अब तो वह आपकी बेटी है, जैसी चाहे ढालिए, जैसा मुझे और नीरजा को ढाला है। मनोज बोला, सच कहता हूँ पापा जी, आज हम दोनों जो कुछ भी हैं मम्मा की बदौलत है। डैडी ने तो हमें बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। भगवान ऐसा लाड़ प्यार करने वाले डैडी किसी को ना दे। इतनी कड़वी बात मनोज इस तरह हल्के फुल्के ढंग से कह गया कि ये ठीक से नाराज भी नहीं हो पाए, तिल मिलाकर रह गए। पर चुप रह जाना तो इनकी फितरत में था ही नहीं। नेहा से बोले, यू सी नेहा, ही इज़ अ ममाज बॉय। यस आई एम। मनोज ने मेरे कंधों पर अपने दोनों हाथ रखते हुए कहा, आई एम ममाज बॉय एंड आई एम प्राउड ऑफ बीइंग अ सो। नेहा ने अपनी लाश से बोझिल आंखों को उठाकर पहले मनोज और फिर मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में तैरते भय और संशय के डोरे साफ नजर आ रहे थे। मैंने मनोज से यही तो कहा था, तुम नेहा को क्या समझाओगे? देखना, तुमसे पहले वे बाजी मार ले जाएंगे।